नमस्कार बच्चों। तो बच्चों अपन ने बात की थी, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अप्लाइड मैथ्स के लास्ट के अंदर जो भी है इसका एक क्विक रिवीजन जरूर करवाऊंगा। तो उसी ठीक है ना, उसी आप कह सकते हैं प्रोसेस के अंदर तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को, और फिर अगर इसमें फिर भी आपके कोई डाउट आए तो हम वापस से एक मैराथन क्लास के रूप में हम इसको पूरे एक एक चैप्टर को, ताकि क्विक रिवीजन आप सीबीएसई का कर सकें और अपना अच्छे से एग्जाम की तरफ तैयारी कर सके। तो उसके लिए अपन थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो बेटा कुछ एक यहाँ पे मैं आपको, जैसे सीबीएसई के अंदर अपन तैयारी कैसे करेंगे उसका अपन थोड़ी सी स्टडी करते हैं, और आई होप दैट आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा क्लासों को ध्यान से समझना कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच करनी है, और सीबीएसई के अंदर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन आपको पता है कि भाई एक तरह से यहाँ से पूरी जनवरी ख़त्म हो गई, तो कुछ एक मेरे जैसे विद्यार्थी भी हैं जो क्या करते हैं, लास्ट में थोड़ा एग्ज़ाम को देखते हैं कि भाई चलो पास हो जाए, और पूरी साल आपने पढ़ तो लिया ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन क्लासों का मकसद ये है कि भाई आप लोग ने जो पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं, थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ाई करें। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखना। और बेटा मेरा नाम है अशोक और मैं पिछले 20 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको अप्लाइड मैथ के जिस हिसाब से, इसके बाद में अपन जो हमारी कोर मैथमेटिक्स है उसके भी सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे, उसके भी क्लासें लेंगे, उसके भी फुल लेक्चर सारे इसके अंदर टॉपिक डालेंगे। तो पहले अपन अप्लाइड मैथ्स के, क्योंकि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि सर अप्लाइड मैथ के बारे में कुछ बताइए, तो अप्लाइड मैथ का पहले मैं आपको यहाँ पे कोर्स को कवर करा देता हूँ, क्योंकि बाकी कोर मैथ्स पे तो काफ़ी चीज़ें हैं, अप्लाइड मैथ्स पे बहुत कम चीज़ें हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले पूरा सैम्पल पेपर के थ्रू, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं, किस तरह का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आप एक तरह से बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पूरा देखना। मेरा नाम है अशोक सर, ठीक है बेटा। तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहले 20 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। अगर ये हमारे सही हो जाए तो हमारा पास होने के अपन काफी एक तरह से नजदीक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ टी। देखो ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया पहला ही। ये कौन से टॉपिक का है? मिक्सचर और एलिगेशन का। तो सारे बच्चे ध्यान से देखना। तो मिक्सचर और एलिगेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, तो हमारे पास में पहले ही लिख लो भाई, इतना पता लग गया कि ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें पता है इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे तो क्या आता है, चीपर प्राइस आता है। यहाँ पे क्या आता है बेटा? चीपर प्राइस। और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? डियरर प्राइस आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? मिक्स प्राइस आता है। और यहाँ पे इनका क्या आता है? रेशियो आता है। इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है, या आपने पढ़ा भी होगा। सारी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के जो गाइडेड है उनमें भी दिया हुआ है, जो एक तरह से गाइड बुक एनसीईआरटी ने जारी की थी सीबीएसई ने, उसमें भी है। तो चीपर प्राइस, डियरर प्राइस, मिक्स प्राइस। तो बच्चों को ये तो पकड़ में आ गया कि सर ये जो एक कम प्राइस पे देगा अगला, तो वो तो हो गया 60 रुपये पर केजी, एक महंगा है 65 रुपये पर केजी। लेकिन यहाँ पे इनका मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, ये हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया। यहाँ पे हमारे पास में सेलिंग प्राइस दे दिया, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मिक्स प्राइस, पूरा लिख देता हूं समझाने के लिए। कॉस्ट मिक्स्ड प्राइस कितना है हमारे पास में? कॉस्ट मिक्स्ड प्राइस है हमारे पास में x, और इसके ऊपर मैंने कितना? 10% का फायदा कमा के बेचा था। तो x का 10% कितना होता है? x का कोई भी चीज का परसेंटेज निकालना है, 10 निकालना है, 10% अपॉन में 100। और ये तो था मेरा कॉस्ट प्राइस, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो मेरे पास में कितना आएगा? ये 68 पॉइंट कितना आएगा? अगले ने दे रखा है 68.20। बात को समझना कि भाई मैंने जो, मान लीजिए क्योंकि मेरे पास प्राइस नहीं है,
है ना, बेच रहा तो मैं दोनों को मिला के ही हूं ना, दोनों को मिला के ही बेच रहा हूं, इसलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले देखिए x है, उसके बाद में x का 10% है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 0.1x इक्वल टू 68.20, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, हमें पता है 1.1x हो जाएगा इक्वल टू 68.20 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 68.20 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 68-20 आ जाएगा। ठीक है, 2 के बाद में तो नीचे कितना आ जाएगा 110, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 11 6 66, 11 दूने 22, यानी कि 62 रुपये। तो हमारे पास में मिक्स्ड क्रॉस एक तरह से कॉस्ट प्राइस आ गई, मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी, अब ये काम की, ये फॉर्मूले में यहां पे आएगी। ठीक है ना, ये चीज गायब कर दी थी, तो मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारे पास में 62 रुपये। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये कोई चीज हमारे काम की नहीं है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास चीपर प्राइस कितने की, 60 रुपए की। ठीक है, महंगी वाली प्राइस कितने की थी, 65 रुपीज की, और ये कितना का था, अरे यस और नो, और हमारे पास मिक्स प्राइस कितने की आई थी, 62 की, इसको ऐसे कर दिया। अब सीधी सी बात है, देखो इसका भी क्या होता है, ये रेशियो निकल के आ जाता है एक्स और वाई, और कैसे निकल के आता है, ये जो डीलर प्राइस है इसमें से मिक्स प्राइस माइनस कर दो, तो ये तो आ जाएगा सीधी लाइन में आ जाएगा, 65 में से 62 माइनस किया कितना आ गया 3, और इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि ऐसे याद कर लो इसको, ऐसे यहां से माइनस करके ये रेशियो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके ये रेशियो आ जाएगा, तो 62 में से 60 के कितना आ गया 2, तो हमारा आंसर आ गया 3:2। तो बताइए बेटा कोई दिक्कत यहां तक, तो ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। हालांकि सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन पूरा, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन के तौर पे ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन कम उठा रहे हैं और उनको अपन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन था, हमें पता लग गया कि एक हमारे पास में चीपर चीज थी, एक हमारे पास में महंगी चीज थी। ठीक है, दोनों चीजें ठीक नहीं थी। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे वो बिक रही थी, मतलब एक तरह से एक थी 65 रुपए की और एक थी हमारे पास में 68.20 की। तो हमें करना क्या था, यहाँ पे हमें क्या निकालना था कि इन वोट रेशियो, किस रेशियो में दोनों को मिलाएं कि वो बाद में 68.20 पे बिक जाए और उसके ऊपर फायदा भी हो जाए 10% का। तो कुल मिला के हमारे पास में मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस नहीं थी, सबसे पहले हमने वो निकाली और फिर फॉर्मूले में फिट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट आ गया समझ में सभी के? ठीक है ना, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। फिर देखो जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अब ये कौन से चैप्टर का आया होगा सोचो, है ना, बिल्कुल अपन ने सीबीएसई के आधार मान करके फिर किया है हमने कि भाई सीबीएसई कैसे बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चनों को लिया है। आई होप दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन सारे मतलब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है देखो, इन्हें 100 मीटर रेस, एक हमारे पास में 100 मीटर की रेस है, मान लेते हैं 100 मीटर की रेस है, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास में 100 मीटर की रेस है, ये हमारे पास में 100 मीटर की रेस है। और क्या हो रहा है, ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, यानी कि ए को कॉन्फिडेंस है, वो बी को कहता है कि भाई मैं तेरे को स्टार्ट दे रहा हूं 10 मीटर का, यानी मैं खड़ा हूं, तो 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, ठीक है, फिर मैं भागना चालू करूंगा, यानी कि ए के अंदर कॉन्फिडेंस देखो, ए कह रहा है बी को स्टार्ट दे रहा है, स्टार्ट कितने का दे रहा है 10 मीटर का, कि भाई तू आगे खड़ा हो जा, ठीक है ना। ए बी को कह रहा है कि भाई तू आगे चल, मैं तेरे को वैसे ही हरा दूंगा, होता है ना कई बच्चे खरगोश टाइप कि हम तो बाद में भागेंगे, वैसे ही कुछ बच्चे, ये क्लास है ऐसे बच्चों के लिए जो पूरी क्लास पूरे साल मजे से थे और लास्ट में आके सोच रहे सर जुगाड़ बताओ तो पास करा दो, तो उनके लिए है ये, ठीक है, तो ध्यान से समझना। और जो रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए भी है, वो भी अपना एक तरह से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास में 100 मीटर की तो रेस है, रेस कितने की है 100 मीटर की, और क्या कह रहा है कि ए बी को स्टार्ट दे रहा है 10 मीटर का, एंड गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 28 मीटर, और सी को कितने का स्टार्ट दे रहा है
सी को दे रहा है भाई 28 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। 28 मीटर का स्टार्ट देने का यानी 28 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 28 मीटर, इसको कह रहा है कि तू 28 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी तेरे को जीत लूंगा मैं। ठीक है भाई, बढ़िया कॉन्फिडेंस है। अब क्या सवाल क्या बना दिया, अब मैथ्स वालों का तो यही तो रहता है, बना तो सवाल, दो बेचारे भाग रहे थे, क्या दिक्कत थी, लेकिन मैथ्स वाले की जची नहीं, उसने इसमें बना दिया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनाया कि बी कैन इन द सेम रेस बी कैन गिव द स्टार्ट। तो जो बी है, बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ, बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ। तो बी है वो सी को कितना स्टार्ट देगा, ये सवाल है हमारे पास। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो बी है वो सी को कैसे स्टार्ट दे सकता है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, ध्यान से सुनना। देखो बी सी को कितना स्टार्ट देगा, हमारे पास ये डायग्राम नॉर्मल सा बना लेना, फटाफट पकड़ में आ जाएगा कि भाई ए, इसको तो दो एक नंबर में सॉल्व करना है तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि सीधी सी बात है, ए रन्स, ए भागता है कितना 100 मीटर, देन बी रन्स, बी कितना भागता है भाई 90 मीटर, सीधी सी बात है। अगर ए 100 मीटर भागता है तो बी कितना भागेगा 90 मीटर। ये बात पकड़ में आ गई सभी के, ठीक, ये भी क्लियर है आप लोगों के। अब देखना, अगर बी 90 भागता है, अब सुनना, इफ बी रन्स, या फिर यहां पे ले लो चाहे इफ बी रन्स, बी 90 मीटर चलता है, क्योंकि ए है वो सी को दे रहा है कितने का, ठीक है ना, ये 28 मीटर का यानी कि 72 मीटर का, इसको तो 72 ही भागना पड़ेगा ना, तो मैं डायरेक्ट बी और सी को ले लेता हूं यहाँ पे। तो अगर बी रन्स यानी कि बी कितना चलता है 90 मीटर चलता है, अगर बी 90 मीटर चलता है देन सी रन्स, तो सी कितना भागेगा भाई, नॉर्मल लॉजिक लगा लो आंसर आ जाएगा। तो ये भागेगा कितना 78 मीटर, 72 मीटर, ये भागेगा 72 मीटर, यानी कि बी 90 मीटर भागता है तो सी कितना भागता है 72। तो स्टार्ट देने का मतलब हुआ कि जब बी 100 भागेगा तो सी कितना भाग सकता है, तो यहीं से सवाल बन गया। तो एक ये यूनिटी मेथड कहते हैं, इफ बी रन्स, ये लाइन चाहे तो आप बाद में स्किप भी कर देना, इफ बी रन्स 1 मीटर देन सी रन्स, तो सी कितना भागेगा, सी भागेगा बेटा 72/90। और एक लाइन और जोड़ दो कि इफ बी रन्स 100 मीटर देन सी रन्स, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर के हिसाब का ये है तो 100 पे कितना हुआ 72/90 गुणा में कर दो कितना 100, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान से समझना, चाहे तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर बी मेरा 100 मीटर भागता है, सॉरी हाँ, बी मेरा कितना भागता है 100 मीटर, तो 1 मीटर का हिसाब किताब ये आ गया, 1 मीटर का हिसाब ये रहा, तो 100 मीटर का हिसाब ये रहा, 0 से 0 काट दो, 9 को इससे काट दो, 8 आ गया, यानी कि सी कितना भाग पाया 80 मीटर। बी जब 100 मीटर चलता है तो सी कितना चला 80 मीटर, तो यानी कि बी की कितनी कैपेसिटी है सी को एक तरह से, ये भी तो आगे जाके खड़ा हो जाए, तो 20 मीटर आ गया ना, यस और नो। तो ये बी जो है वो सी को कितना स्टार्ट दे सकता है 20 मीटर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी। तो हमें मिल गया सभी को, तो सारे बच्चे साथ साथ में करते रहो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, दोबारा से बताएं। तो देखिए एक 100 मीटर की रेस है, ए है वो बी को कितने का स्टार्ट दे रहा है 10 मीटर का, और सी को कितने का दे रहा है 28 मीटर का, यानी कि ए जब 100 मीटर भागता है तो बी 90 मीटर स्टार्ट का मतलब ये हुआ। और ए चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, अगर ए है वो 100 मीटर चलता है तो मेरा सी कितना चलेगा 72 मीटर। फिर मेरे को बी और सी में कंपेयर करना है, तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि अगर बी मेरा 90 मीटर चलता है तो सी मेरा कितना चलता है 72 मीटर, और बी मेरा कितना चलता है 1 मीटर, तो सी कितना चलेगा 72/90। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट किसी के, तो 20 मीटर का ये इसको रन दे देगा।
आ गया बेटा समझ में? बताइए, ये भी हमारे पास में कौन सा था, चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन था, रेसेस एंड गेम्स वाले में। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं, जैसे और देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखना किस तरह का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखना, सारे बच्चे इस पे फोकस करना कि हमें क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, AT²। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया, जो चैप्टर 6 था हमारा डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन में भी देखो, x बराबर AT² है, y बराबर 2AT है, t बराबर 2 है, देन द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन में आ गया, यानी कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएट जो थे ना, पैरामीट्रिक फंक्शंस था उनका डिफरेंशिएट करना, ये हमारा वहां से क्वेश्चन आ गया। तो उसमें से भी पूछे जाएंगे, तो इसमें डरने की जरूरी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। x बराबर AT² है और y बराबर क्या दे रखा है हमें, 2AT। और बेटा हमें पूछा गया है d2y अपॉन dx2, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां पे एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि x बराबर AT² है, y बराबर हमारे पास में 2AT है, द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, dx, अब इसको है ना dy अपॉन dx लाना चाहते हैं, तो हम इसको पैरामीट्रिक करेंगे। पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है कि यहां पे x है और लाना गया dy अपॉन dx, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में इसको अलग से एक तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। इसका डिफरेंस देखो, x का t के रिस्पेक्ट में किया तो dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2AT, और ये आ जाएगा dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा 2a। डिफरेंशिएट कर दिया, देखो एक पावर कम हो जाती है ना, 2AT हो गया और ये 2a हो गया। अब बेटा जब मुझे तो क्या निकालना था, dy अपॉन dx, उसके बाद में उसका डिफरेंशिएट करना है। मुझे क्या निकालना था यहाँ पे, dy अपॉन dx, और उसके बाद में उसका डिफरेंशिएशन करना था। तो dy अपॉन dx कैसे लाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है, तो रिजल्ट 2 में रिजल्ट 1 का डिवाइड कर दो। तो देखो dy अपॉन dt था और dx अपॉन dt था, तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे dy अपॉन dt कितना था हमारे पास में, 2a, ये कितना था हमारे पास में, 2AT। बताओ बच्चों हाँ या ना, dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t आ जाएगा। अभी तो dy अपॉन dx आया है, रुको जरा थोड़ी देखो तो सही इसमें। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, dy अपॉन dx आ गया। अब हमें करना क्या, d2y अपॉन dx2, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d2y अपॉन dx2। अब ज्यादातर बच्चों के अपॉन वाले में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। डिफरेंशिएट का पहला रूल क्या होता है कि भी जो पावर होती है, मान लो t का स्क्वायर था, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और ये एक पावर कम हो जाती है, यही तो अपन पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, देख रहा हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं t की पावर -1 लिख सकता हूं, डिफरेंशिएट की वजह से एक पावर और कम हो जाएगी, तो ये तो कितना हो जाएगा, t की पावर -2, और जो नंबर होता है यहाँ पे -1 था वो कहाँ आ जाएगा, आगे, यानी कि -1 इंटू टी की पावर -2। अब माइनस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -1 अपॉन t², ये हमारे पास में आ गया, माइनस का 1 अपॉन t²। अब ये हमारे पास में आ गया, तो ये d2y अपॉन dx2 हो गया। लेकिन यही नहीं रुक रहा, अगला कह रहा है मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ, t बराबर क्या रखना है, 2, तो 2 रख दो, तो माइनस का 1 अपॉन 4। ढूंढते कहीं ऑप्शन है क्या इसमें, देखो देखिए माइनस का 1 अपॉन 4 है, ये रहा ऑप्शन, ये हमारे पास में। तो इस तरीके से हमें इसको कर सकते हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ गया बेटा समझ में? कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अब देखो मैच द फॉलोइंग है। अब ये हमारे पास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, जैसे अपन इन्फ्रेंशियल मैथमेटिक्स थी, प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग का पार्ट था, ठीक है, जो हमारे पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है उसका है ये।
देखो अगला क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ये याद करना जरूरी है, यहाँ पे हो सकता है इस पैटर्न में हो, एग्जाम में यही कोई पैटर्न निकाल के अगला बना दे, तो ध्यान देना। तो इनको हमें कंपेयर करना है कि कौन सा किससे लिंक कर रहा है। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, देखो सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है। सेक्युलर ट्रेंड वो होता है, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब नाम से पता लग रहा है, सेक्युलर यानी कि जो बहुत अच्छा है, जो सबको लेके साथ में लेके चलता है, वही तो होता है सेक्युलर का मतलब। आजकल तो बहुत यूज होता है सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर वर्ड, ठीक है ना। तो सेक्युलर का मतलब क्या हो गया, सेक्युलर का मतलब हो गया कि भाई ये सबको समान मानता है। तो इनसे देखो, अब हैज स्मूथ रेगुलर वेरिएशंस, तो सीधा सीधा ये इस पे अटैच कर जा, पहला तो किस पे अटैक हो जाएगा, बी पे। अच्छा, और इनमें से देखते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो कि भाई मेरा जो यहां पे बी है, ए से यानी फर्स्ट तो इस पे आ गया, अब मेरा जो सेकंड वाला है वो किस पे जाएगा, आगे बात समझ में। तो सेकंड वाला किस पे जाएगा भाई, इस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ओवर ए लॉन्ग टाइम टर्म पीरियड। और फिर देखते हैं, जैसे अगर साइक्लिक ट्रेंड लेना है, जैसे अगर मान लो मैं सेक्युलर ट्रेंड को लेता हूं, तो ये तो मेरा बिल्कुल सही है। अब मेरे को बी से आगे का देखना है कि भाई सेकंड किससे मैच हो रहा है। अच्छा, तीनों ही मैच कराने पड़ेंगे। तो जैसे मेरा यहाँ पे ये तो सही है, देखो बी भी तीनों में आ गया, तो यहाँ पे तीनों में कोई भी हो सकता है। अब बी वाला देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर, विद इन ए, ये तो साइक्लिक हो जाएगा। अच्छा, ओवर ए हमारे पास में क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड, तो हमारे पास में जो बी है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आता है, तभी तो ट्रेंड बनेगा कोई चीज का। भाई ट्रेंड कब बनेगा, ट्रेंड हमारे पास में तभी तो बनेगा जब कोई लंबे टाइम तक कोई चीज रिपीट होती है। तो एक तो ये हमारे पास में हो गया। अच्छा, अब सेकंड वाला देखते हैं, साइक्लिक ट्रेंड किसको कहते हैं, साइक्लिक मतलब जो रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है जो बार बार में रिपीट करता है, साइकिल यानी कि कोई चीज बार बार में रिपीट होती है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, इज अ रेगुलर पीरियडिक वेरिएबिलिटी। हाँ, थोड़ा थोड़ा पीरियडिक से अपन यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट वर्ड कौन सा है, ऑसिलेटर। ऑसिलेशन का मतलब ही क्या होता है, रिपीटेशन। तो ये वाला किस पे चला जाएगा, ऑसिलेशंस पर, ठीक है। अब फिर और इसके अंदर क्या ट्रेंड चलेगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। और देखो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो मतलब साल में एक बार आएगा। तो ढूंढो, ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन ईयर, विद इन ए पीरियड, ये आ जाएगा। और जो बच गया वो थर्ड इसमें आ जाएगा, यानी थर्ड इसमें आ जाएगा और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा इसमें, यानी सेक्युलर, सेक्युलर से बी में आए, फर्स्ट का बी में सही है, फिर हम थर्ड में गए, ठीक है, फिर हम सेकंड, सेकंड से किस में आए थे, सी में आए, ये रहा यहाँ पे मैच हो गया। फिर हम सी से किस में गए थे, सी से हम गए थे फर्स्ट के अंदर, ठीक है, सी से हम गए थे फर्स्ट के अंदर, सॉरी विद इन ए पीरियड नहीं गए थे, ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन, ये तो होगा ना। तो ये आएगा इसमें, और फिर हमारे पास में ए का सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास में ट्रेंड बैठेगा बी का, ये हमारा ट्रेंड आएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। तो ये हमें साइक्लिक ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, ये तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। और देखते हैं इसमें, और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन अप्लाइड मैथ में पूछे जाते हैं। अब ये देखो एक बात सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द एनुअल पेमेंट, फॉर द एनुअल पेमेंट यानी कि कोई पेमेंट वार्षिकी है, यानी हर साल उसका पेमेंट होता है, आर टू रिमेन द सेम केस इन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4% द प्रेजेंट वैल्यू। अब एक बात सोचो, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जो पैसा हमने जमा कराया। देखो दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है फ्यूचर वैल्यू, एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान से सुनना। तो देखो फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो पैसा हम जमा कराते हैं वो तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू, और जो पैसा हम निकालते हैं वो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू। अब एक बात बताओ, अगर हमें मान लो मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए और 10% का मेरे को ब्याज मिलता है, एक साल का, सिंपल ही बात करते हैं। मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए, तो जो मैंने पैसे जमा कराए वो मेरे क्या हो गए, प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने कहा मेरे को 10% के हिसाब से 1 साल बाद में मिल जाएगा ये,
तो 10% यानी कि 10% के हिसाब से मेरे को 1,10,000 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे को, मैंने जो बैंक है वो पहले 6% की रेट दे रहा था, अब मान लो कोई नियम आ गया और बैंक ने कहा मैं 4% की रेट दूंगा तेरे को। मैंने तो 10 एग्जाम्पल लिया था, तो 10 का तो 10,000 हो गया, तो 6 का कितना हो गया, 6,000। ठीक है, और फिर बैंक कहता नहीं नहीं नहीं, हम आपको 4% की रेट देंगे। ठीक है साहब, 4% की रेट दे दो, लेकिन मेरे को ज़रूरत उतनी ही है, मुझे ज़रूरत उतनी ही है पैसों की, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने पैसा जमा कराया था वो उसकी रकम बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? तो वही सवाल है। तो कह रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो पैसा मैं जमा करा रहा हूँ वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज, रिमेन द सेम, विल इंक्रीज, और लॉन्गर भी, नो लॉन्गर भी वैलिड। अब तुम खुद सोचो इसके अंदर क्या आएगा। भाई मेरे को उतना ही चाहिए। जैसे मान लो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी क्या हो जाएगी, विल इंक्रीज। ठीक है ना। और वैसे भी परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, परपेचुइटी देखो ये होती है कि एक फिक्स इनकम होती है, जैसे इसको रेंटल इनकम भी कहते हैं, आर से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। परपेचुइटी इक्वल्स टू क्या होता है, आई, आर अपॉन आई होता है। तो जितना आपको रेंट मिलता है, रेंट से इसलिए कहते हैं, जैसे मान लो कोई मकान है, अब उसका हर महीने किराया आना ही आना है, जो लाइफ टाइम रहेगी, है ना, जीने के साथ भी जीने के बाद भी। तो दोनों केसेस में ऐसी सिचुएशन, ऐसा जो पैसा अपन जमा करा देते हैं उसे कहते हैं परपेचुइटी। तो इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन आई। क्या होता है, रेंटल इनकम अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई का मतलब होता है आर अपॉन 100। आई का मतलब क्या होता है, आर अपॉन 100। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या होगा, अगर देखो, अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गई तो हमारी परपेचुइटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात, हमें ज्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा। अरे ये सोचो, हमें ज्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगले बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा हम ब्याज दर कम करते हैं, हम आपका इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो भाई आप ज़्यादा पैसे जमा कराओ, क्योंकि आपके, तो मान लीजिए आप चाहते हो मेरे फिक्स किराया है, या फिक्स मेरे को हर महीने इतने रुपये मिलते रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे जमा कराना पड़ेगा। तो परपेचुइटी ऑटोमेटिक क्या चली जाएगी, इंक्रीज चली जाएगी। परपेचुइटी का मतलब एक तरह से प्रेजेंट वैल्यू होता है, मतलब आप जो पैसा जमा करा रहे हो। फिर देखिए आगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो ये है इनइक्वालिटी का, अब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका 2-3 मिनट खराब हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, देखो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे कि के है, मैं इसको बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करता, क्योंकि इनइक्वालिटी बनाएंगे, सारे सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन की औकात है 1 नंबर की, यानी कि 1 नंबर जितना इसमें दिमाग लगाना है। दे तो 5 नंबर का सा है ये क्वेश्चन, कि सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाए, लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा कि के हमारे पास में कहां से कहां तक है, 13 से लेकर के 21 के बीच में है। ठीक है बेटा, के हमारा कहां से है, 13 से 21 के बीच में, 13 से 21 के बीच में है। और पी जो है वो मेरा कहां से कहां तक है, पी है मेरा 9 से लेकर के 19 के बीच में। एम है मेरा 2 से लेकर के 6 के बीच में। के पी एम इंटीजर्स हैं, धन्यवाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ऑलवेज वैलिड, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमेशा वैलिड रहेगा। तो भाई के की वैल्यू, अगला क्या कर रहा है, के उठ करके बोल रहा है कि भाई मैं मिनिमम कितना हो सकता हूँ 13 और मैक्सिमम कितना हो सकता हूँ 21। के कह रहा है कि भाई मेरी औकात है, मिनिमम कितना हो सकता हूँ 13 रुपये। जैसे वो पता है ना अपन कि दोस्तों में होते हैं, मिलते हैं कि भाई तू कितने देगा, मान लो घूमने जा रहे हैं, तो भाई मैक्सिमम कहते हैं ना 100 रुपये दे दूंगा, 50 रुपये कम से कम दे दूंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, इसको ही अपन क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी, या इसको कहते हैं कि भाई के कहां से कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो फिर पी से पूछा जाता है, तो पी बोलता है भाई अपना 9 से लेकर के 19 तक जा सकता है। फिर एम की बात हो, भाई तू बता, ये कहता भाई मैं 2 से लेकर 6 तक जा सकता हूं, लेकिन इसमें भी केस है, ना तो 2 आऊंगा ना 6 आऊंगा, इनके बीच में आऊंगा, ना तो 2 आऊंगा ना फिर 6 आऊंगा। और 19 के बारे में क्या था, इक्वल टू था। तो इन तीनों ने अपनी अपनी बात रख दी। अब ये सवाल बना दिया मैथमेटिशियन ने, बताओ भाई कौन सा सही है। चलो दिमाग लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे के माइनस पी, के माइनस पी, के माइनस पी। तो सबसे पहले के माइनस पी को पकड़ो। के माइनस पी को कैसे पकड़ेंगे अपन, के माइनस पी को ऐसे पकड़ेंगे
के में से पी घटाया जा रहा है। चलो जी, तो के की अपन घटा रहे हैं और सारी वैल्यू इनसे छोटी आ रही है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए कि भाई ये जो आंसर है वो 3 से ऊपर नहीं जा सकता, ये जो आंसर 4 से ऊपर नहीं जा सकता, ये आंसर 2 से ऊपर नहीं जा सकता, ये आंसर 3 से ऊपर नहीं जा सकता, ये भी हमें पता लग गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, ध्यान दो कि के जो है वो हमारा इसकी बड़ी से वैल्यू उठा लो, क्योंकि वो मैक्सिमम आंसर दे रखा है ना। तो मैंने अगर के ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 21 हो सकता है। अब इसमें घटाना है क्योंकि मेरे को ये नंबर हाईएस्ट लाना है, इन तीनों को यूज करके मेरे को हाईएस्ट नंबर लाना है, क्योंकि ये इनके मैक्सिमम रिजल्ट है, इससे छोटे ही आंसर दे रहा है। तो अपन दिमाग लगाते हैं, के की मैंने हाईएस्ट वैल्यू ले ली, डिफरेंस करने पर बड़ा सा आंसर आना चाहिए। माइनस कौन हो रहा है, पी, पी की सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 9, इसको उठा लिया। 21 में से 9 गए, कितने आते हैं, 12। अच्छा, अब मेरे को तो आंसर मैक्सिमम लाना है ना, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू क्या है, ध्यान दो, 2 से लेकर के 6 तक है ना। 2 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मेरे को ये आंसर क्या करना है, लेस देन, इनमें जो भी बैठे वही आंसर हो जाएगा। अब 21 में से 9 गए, कितना आता है, 12। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4, तो ये किसके इक्वल हो सकता है, 4 के। तो यानी इसका आंसर 4 तो आ ही सकता है, 4 से बड़ा देख लो कोई भी वैल्यू। जैसे ही आप इस के को छोटा करोगे तो ये आंसर छोटे देने लग जाएगा। तो मैक्सिमम आंसर इसका क्या पॉसिबल है, 4, और वो इस केस में पॉसिबल है। तो ये सब चीजें संभव है। तो बात समझ में आ गई। अब एक बात और सोचो कि सर ये आ जाता तो, अरे भाई ये जब सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि जब ये वैल्यू 4 से छोटी है तो 3 से तो छोटी होनी है, 2 से भी छोटी होनी है, 3 से भी छोटी होनी है, तीनों से छोटी होगी। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक। ये इनइक्वालिटी का था, तो मैंने कहा ना इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको तरीके से सॉल्व करना है कि माइनस करवा रहा है तो भाई मेरे को बड़े से बड़ा नंबर लाना है, और बड़े से बड़ा नंबर लाना है तो मैंने क्या किया, के को मैक्सिमम ले लिया, पी को मिनिमम ले लिया और एम को मिनिमम ले लिया। इस सिचुएशन में मेरा बड़े से बड़ा नंबर, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े नंबर ही तो है, इनकी औकात के ये सबसे ज्यादा है भाई। जो देने का मतलब आंसर है कि भाई इससे छोटा होगा, ये 2 से छोटा होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। बताओ बेटा कोई डाउट यहां तक, बताते रहो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बढ़िया सवाल है। ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बराबर ये मैट्रिक्स दे दी, ठीक है साहब, द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए। अच्छा जी, अब देखो, अब ये सवाल 1 नंबर का ही है तो ज़्यादा टाइम तो खराब करना नहीं है, तो जो छोटे छोटे सबसे पहले वो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले देखो ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सॉल्व करने में आसान है, देख लेते हैं। तो देखो एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, मैं तीनों ही बता देता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है भाई मेरे, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कॉलम को पकड़ लो या रो को पकड़ लो, 0 हो गया, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 0 माइनस 0 हो जाएगा। फिर ये 1 2 पोजिशन है ना भाई, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 2 पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो दूसरा तो 0 हो ही जाएगा, और तीसरा देखो -1, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 0 माइनस 1, तो कितना है, ये 0 हो गया, ये सारा 0 माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। दोबारा से चेक कर लो, सही तो है ना डिटर्मिनेंट, देखो दोबारा से बना दो। हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला तो 0 आ जाएगा, दूसरा भी 0 आ गया, तीसरा देखो -1, ये बाहर लिख लेते हैं, इसको छुपा दो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1, और अगला कितना कह रहा है, 0। तो पहले तो ये गलत। फिर देखो ऑप्शन बी बनाते हैं फटाफट, ए का ट्रांसपोज कर दो। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, 0 है ना, ये जो कॉलम है ना ये रो बन जाएगा, तो 0 0 -1, 0 -1 0 आ जाएगा, -1 0 0 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, सर 1 1 तो आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये लो ए का ट्रांसपोज, थोड़ी गलती हो जाती है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, और बच्चे क्या सोचते हैं, सर
माइनस का ए का माइनस आई लिख सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों ये आई नहीं है। आई तब होता है जब यहां 1 होता है, यहां 1 होता है, इस डायगोनल पे 1 होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना, तो ये गलत है। चलिए फिर अगला देखते हैं, ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर देखते हैं, तो ए स्क्वायर कैसे करेंगे बोर्ड पे देखते हैं। देखो ए इंटू ए करना पड़ेगा भाई, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 ये ले लिया, इसी को इसी से इंटू कर दो, 0 0 -1 0 -1 0 और फिर -1 और कितना हो जाएगा 0 और 0। ठीक है, अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ये 0 हो गया। देखो इस रो को इस कॉलम से इंटू करते हैं, साथ साथ में सिखा भी देता हूँ, हालांकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एक रिवीजन आपका बन जाए। तो इस 0 को 0 से करेंगे, 0 से 0 करेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो कितना +1, तो 0 + 0 + 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको अगले से करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, 0 1 0 आया, इसको करेंगे साफ साफ दिख रहा है 0 0 1 आ गया। भाई मेरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ गया, ए स्क्वायर। तो ये हमारा मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, कि दो मैट्रिक्स को इंटू कैसे करते हैं। हाँ भाई, अगर मान लो कि इनके थोड़े भी एकदम जिन्होंने पूरी साल मजे मारे हैं उनके लिए ये है कि भाई अगर वो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फिर वैसे आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं वैसे इसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा, हर एक चैप्टर वाइज बताएंगे आपको। ठीक है बेटा, क्योंकि जो भी आपके पास 1-1.5 महीने हैं उसमें पूरी मेहनत करो। अब देखिए ध्यान से, ये भी आपके समझ में आ गया, तो इस तरह का मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। बताओ बेटा कोई डाउट यहां तक, ठीक। अब देखो आगे, अब देखिए, अब ये देखिए कितना भला क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का क्वेश्चन भी दे दिया। देखो x + 2 2x² + 6x + 5 है, और देखो कितना अच्छा इंसान है, पहले ही सॉल्व करके दे दिया। अब पहले तो मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो पहला इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है कि x + 2 अपॉन में 2x² + 6x + 5 इंटू में कितना आ गया dx। सबसे पहले बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, सर इसका डिफरेंशिएट कर देंगे और ऊपर वाला आ जाना चाहिए, फिर उसको टी गैस कर लेंगे। लेकिन आप कितना ही सिर पटक लो, इसको टी मानेंगे, ये नहीं आ रहा। तो फिर भाई कौन सा तरीका, याद करो, 3-4 प्रॉपर्टीज थी, उनको ध्यान दो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। तो अगर उन प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से देखें तो ये बनेगा, देखना 2x² + 6x, ना तो हम टी मान पा रहे, तो इसका एक मेथड होता है, याद करना, प्रॉपर्टी अपनी बुक में भी है, एनसीईआरटी की दोनों किताबों में, कोर मैथमेटिक्स में भी है और अप्लाइड में भी है, दोनों में ध्यान से देखना, कि जब हमसे टी गैस नहीं हो रहा, जब हमसे टी गैस नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में क्या करते हैं। तब आपको ये मैंने भी बताया था, x + 2, ये जो होता है ना 2x² + 6x + 5, इसको क्या करते हैं, a इंटू ए फॉर्मूला याद कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, लिख देता हूं याद कर लेना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये तरीका होता है। जब इसको टी मानने पर ये नहीं है, देखो वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन इसका अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा, ठीक है ना, जो हमारे पास में रेशनलाइजेशन मेथड था वो भी नहीं काम कर रहा, और जो अपना ए और बी मान के करते हैं वो भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो जैसे कहते हैं ना पार्शियल मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, तो वो भी नहीं बन रहा, तो ये लगता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन दिया अगले ने, तो ध्यान देना। अब इसको कैसे करेंगे, a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ b, तो यही कर देते हैं, देखो इसको थोड़ा सा यही कर देते हैं। देखो भाई कैसे करेंगे, 2x² + 6x + 5 हो गया, तो हमने क्या पढ़ा था, x + 2 के बराबर हो जाएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन,
तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस का b। अब क्या करेंगे, देखो जो न्यूमरेटर होता है ना उसके बराबर, डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। आप तो सीधा ध्यान दे लो कि भाई न्यूमरेटर हमारे पास में x प्लस 2 है, इसके बराबर a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b आ जाएगा। अब अपन इसको कहते हैं लीनियर इक्वालिटी कंपैरिजन। लीनियर कंपैरिजन डायरेक्ट बोलते हैं। लीनियर का मतलब इधर जो देखो, इधर एक लीनियर इक्वेशन है, इधर एक लीनियर इक्वेशन है, तो x वाला x के कंपेयर में जाएगा, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के कंपेयर में जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो गया, x, ठीक है ना। सॉरी, इसमें थोड़ा सा a भी तो था ना, यहाँ पे इंटू में a भी था, सॉरी ध्यान देना, लिख लेते हैं। तो ये कितना था, x प्लस 2 बराबर a इंटू डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपन ने डिनोमिनेटर का, देखो इसका अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 प्लस का b आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, x प्लस 2 बराबर 4ax प्लस 6a प्लस का कितना आ गया b। अब यहाँ पे देखो x वाला x से कंपेयर हो जाएगा, तो 4ax बराबर x, तो x कट गया तो a बराबर आ जाएगा 1/4 और b बराबर कितना आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे देखना 6a प्लस b बराबर कितना है 2, 6a प्लस b बराबर कितना है 2, तो मेरे a है मेरे पास में 1/4, तो 6/4 प्लस b बराबर 2, तो ये कितना हो गया 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 2 में से 1.5 गया 1/2, तो b तो मेरा आया 1/2। तो एक्चुअल में ये जो मेरा क्वेश्चन बना, ध्यान से देखना, a बराबर मेरा कितना आया था, यहाँ पे लिख लेता हूँ, a बराबर आया था मेरा 1/4 और b बराबर आया था 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब देखो कितना भला आदमी है, 4x प्लस 6, मैंने कहा था ना a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस आता है, देखो a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसने p लिख रखा है, तो p इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b आता है, b अपॉन आपका पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर होता है वो आता है, क्योंकि पूरे के नीचे तो रहेगा ही ना। देखना ध्यान से, अब देखना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, 1 मिनट, हाँ अब देखना भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 4x प्लस 6 है, 4x प्लस कितना है 6, ये देखना ध्यान से। तो यहाँ पे कितना आया था, a की वैल्यू 1/4 थी, तो ढूंढो 1/4, तो ये मैं सारा अगर कैंसिल कर दूं, अरे यार ये क्या हो गया भाई, अगर अपन ये सारा कैंसिल कर दें तो देखो कितना है, ऑप्शन देखो 1/4 है ना हमारे पास, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत किसी के, तो ये थोड़ा सा बताइए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ भाई, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट दैट इफ द सैंपल साइज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये आ गया हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का, ये हमारे पास में होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो 3 तरह के हमारे पास में उसमें है, एक तो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सीधी सी बात है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मतलब होता है जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये काम कब आता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब काम आता है जब आपने मान लो एक सिक्का 5 बार उछाला, 10 बार उछाला, ज़्यादा से ज़्यादा, तब बायनोमियल काम आता है। पाइसन कब काम आता है, जब रेयर इवेंट होता है। नॉर्मल कब काम आता है, जब आप कह सकते हैं नॉर्मल काम आएगा जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा, जैसे मानो आपकी रिलायंस कंपनी है, उसके अंदर 5 लाख आदमी काम करते हैं, अब उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन निकालना है तब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, हमें अगला कह रहा है कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट दैट इफ द सैंपल साइज, सेंट्रल लिमिट यानी कि जो हमारे पास में सेंटर में ऐसे इस तरह का नॉर्मल ग्राफ बनेगा, ये देखो, इंक्रीज द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रोच टू द नॉर्मल, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाएंगे वो किसकी तरफ हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा।
जैसे जैसे हमारी सैंपल साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी सैंपल साइज बढ़ेगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसकी तरफ जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा। इसको याद रखना, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दोनों तरह की स्क्यूनेस होती है, लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू, जिसे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू भी कहते हैं। और हमारा जो पाइसन होता है उसके अंदर तो प्रोबेबिलिटी रेयर होती है, बहुत कम होती है, इसलिए वो किस में चला जाता है हमारा, वो चला जाता है हमारा रेयर इवेंट यानी कि हाईली पॉजिटिवली स्क्यू में चला जाता है। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें कोई स्क्यू नहीं होती। तो ये कब आता है, जब हमारा सैंपल बढ़ता जाता है। इसको ऐसे याद करो, जैसे जैसे हमारा सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी सैंपल साइज बढ़ती जाएगी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल कर्व की तरफ होगा, यानी कि वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस बात को याद करना है, ठीक है बेटा। और देखते हैं, ये भी फटाफट टिक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं, ध्यान से देखना। टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल आर टेस्टेड फॉर देयर एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर। ये याद करिए, ये हमारे पास में टी टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें एक ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो याद करिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो कैसे करना है, टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल आर टेस्टेड फॉर देयर एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर। एवरेज यानी कि मीन 1 दे दिया, मीन 2 दे देगा। ग्रुप 1 है, अब पहले ग्रुप में 12 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 10 बच्चे हैं। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीधी सी बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। अब पहले के अंदर 12 बच्चे थे तो कितने हो जाएंगे 11, दूसरे में कितने थे 10 थे तो कितने हो जाएंगे 9। ऑफ देयर इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है, इनका कंबाइन है, तो 11 और 9 कितना होता है 20। ढूंढो कहाँ है 20, ये ला, बताओ कोई दिक्कत। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये आ गया समझ में। तो इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टी टेस्ट वगैरह के भी क्वेश्चन कराएंगे, भी और भी आएंगे आगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब मैं इसको सारा यहाँ पे रिपीट भी करूँगा, सारा समझाऊंगा भी। अभी तो आपसे मैं सिर्फ फ्लो में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, कि हमारे इतने तरह के क्वेश्चन हैं, इतने तरह के चैप्टर हैं, तो इनको ऐसे ऐसे रेंडमली हमें देखना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी के। अब सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ P बराबर ये मैट्रिक्स दे दी, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना भला आदमी है 4 दे दिया, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं भाई अल्फा की वैल्यू। अब बेटा ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है। चलिए आपसे सॉल्व करवाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। 1 है, अल्फा है, 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है और 4 है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो 12 आ जाएगा, 12 माइनस 12, अरे वेरी गुड, ये तो 0 हो गया है ना, 12 में से 12 गए, 0 आ गया, माइनस का अल्फा हो गया, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, यहाँ पे एक काम की बात भी बताएंगे, प्लस का 3, और इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 4 माइनस 6, ये फिर से आ गया क्या, इसको और इसको हाइड किया था तो 4 माइनस 6, इसको और इसको हाइड कर दो तो ये 3 ही है ना, तो 4 माइनस 6 फिर से आ गया, 4 माइनस 6, तो ये तो हो गया 0, प्लस का 2 अल्फा और माइनस का 6, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है। और कितना दे रखा है हमें 4, बात इसको समझाएंगे। तो हमारे पास 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 10, अल्फा बराबर कितना आ रहा है, बेसिकली तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 5। तो सर यहाँ पे गलती क्या होगी, सोच के बताओ, सोच के बताइए। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 आ गया, अल्फा 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 4, ठीक। तो 12 में से 12 गया, कितना आ गया 0,
ये कितना आ गया माइनस का 2 अल्फा आ गया था ना, और फिर कितना था हमारे पास में 3 12 सॉरी 4 माइनस 6, तो कितना हो गया था माइनस का 6, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे अल्फा ये ऑप्शन में शायद गड़बड़ है, तो अल्फा 5 आएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी ये देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, ये दे रखा है ना एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, अदरवाइज तो मैं इसको ये क्वेश्चन ही गलत करवाने वाला था कि भाई क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब इसका ऑर्डर कितना है 3 है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 2 का ऑर्डर होता तो ये होता इज एडजॉइंट ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स ए, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 की पावर 2, 16 और 6 कितना होता है 22। अब देखते हैं 16 और 6 कितना हो गया, ये इक्वल टू 22 में 2 का डिवाइड करेंगे 11 है, बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने इस पे ध्यान नहीं दिया था। अगर इसी तरह सीधा देता तो अपना 5 ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है एडजॉइंट, और हमें याद रखना है कि अगर कोई भी एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट उस डिटर्मिनेंट के स्क्वायर, अगर ये 3 का ऑर्डर है तो ऐसे होगा, अगर ये 2 का ऑर्डर होता तो दोनों बराबर आते, अगर ये 2 का ऑर्डर होता तो कितना आता बराबर आता। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n यहाँ पे ऑर्डर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इसका ऑर्डर होता है। बताओ देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कर सकते हो सभी। थोड़ा और देखते हैं आगे इसको, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो 2 बातें होती हैं, एक तो होता है हमारे पास में ऑर्डर और एक होता है हमारे पास में डिग्री। पहले जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वो तो होता है ऑर्डर, मान लो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो वो तो हो गया उसका ऑर्डर, और डिफरेंशिएशन होने के बाद में उसकी जितनी पावर होती है उसे कहते हैं उसका डिग्री। तो पहले देखो dy/dx की पावर 3 है, लेकिन इसको भूल जाओ, बाहर देखो इसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द डिफरेंशिएशन हैज बीन ऑकर्ड 2 टाइम्स, इट मींस दैट इट्स ऑर्डर इज 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर ही पूछा है, ये लो बेटा ऑर्डर आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट, फील्ड से प्रेजेंट वैल्यू का, बढ़िया क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी ऑफ 500 पीपल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी 40,000। देखो भाई हमें पता है परपेचुइटी कितनी होती है, परपेचुइटी क्या होती है R/I होती है, R यहाँ पे रेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, रेंट होता है, रेंट यानी किराया जो हर साल रिकरिंग होता है, जो हर साल हमें पैसा मिलता है, सभी चाहते हैं ना ऐसा पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत, अब ध्यान से सुनना, एट व्हाट, ध्यान से इस स्क्रीन पे देखना बेटा कि हमारे पास में एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹5, यानी कि परपेचुइटी कितने की है 40,000 की, और रेंट कितना है 500 रुपये, मतलब 500 रुपये हर साल या हर महीने, कब कह रहे हैं क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने में 500 रुपये जनरेट होता है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा है परपेचुइटी इक्वल्स टू क्या होता है R/I होता है, यानी कि 40,000 रुपये है मेरे पास और रेंट कितना है 500 रुपये। बट बेटा एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे ये क्या क्वार्टरली बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों क्वार्टरली। अब ये क्वार्टरली बोल रहा है तो क्या होगा, साल में 4 बार काउंटिंग यानी कि 3 महीने, तो जो पहले मेरा आई था वो बेचारा कितना हो गया 4 से डिवाइड हो गया। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है R/100। देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है स्मॉल r, एक होता है आई। r का मतलब, जैसे स्मॉल r का मतलब मैंने कहा 6% का ब्याज है, 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो तो होता है r। और जब इस r के अंदर 100 का डिवाइड कर चुके होते हैं, क्योंकि एन्युटी वगैरह में हमें बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं तो हम आई पे डिस्कस करते हैं, R/100 नहीं लिखते, तो R/100 को क्या लिखा जाता है आई, तो आई कितना हो जाएगा इसका 0.06। अब यहां तो आई दे नहीं रखा,
ठीक है, तो ये कितना हो गया, थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, आर डायरेक्ट ही निकालना है, तो आर अपॉन 100 के बजाय क्या होता है, देखो आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 100। क्वार्टरली कर दिया तो रेट क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 400। अब इसको सॉल्व कर लो, सारे बच्चे सॉल्व करके आंसर बताओ, देखे क्या आएगा, सारे बच्चे सॉल्व करो, सॉल्व करिए भाई। देखो यहाँ पे कितना था, 40,000, 40,000 इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 400। ये ऐसा कैसा मल्टीप्लाई कर दो, बराबर कितना है 500, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 4 से 4 उड़ा दो, ठीक है ना। तो नॉर्मली आर कितना आएगा 5, और हम क्वार्टरली कर रहे हैं, ध्यान देना, तो हमारे पास में कितना है, ये आर अपॉन 400 हो गया था, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 500 था, तो 5% आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना कि आर अपॉन आई होता है, यानी कि इसका मतलब कितना हो गया, आर अपॉन 400। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, और चलते हैं। हाँ, ये फिर से मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन, देखो मैट्रिक्स के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं और इनकी प्रॉपर्टी वगैरह कहते हैं कि सर कट गई नहीं कट गई, ये आते हैं सारे। तो देखो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन सारे, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि हमारे पास में इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले क्या करें, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, सच दैट बी बराबर माइनस का ए इनवर्स बी ए देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व करना भाई। ए और बी हमारे पास में कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एंड बी हमारे पास में कैसे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये निकालना है। तो आप एक बात सोचो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो मुझे कितना पता है कि ए प्लस बी, देखो मैट्रिक्स की बात चल रही है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसे मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए को ए से करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे कितना आएगा, ए बी, बी को ए से करेंगे कितना आएगा, बी ए, और बी को बी से करते हैं तो बी स्क्वायर। याद रखना ए बी ए के बराबर नहीं होता है, कुछ ज़रूरी नहीं है, जब तक मैट्रिक्स में अगला कहे नहीं, हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि दो मैट्रिक्स है, दो का गुणा अलग ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम भी मल्टीप्लाई होते हैं, रो भी मल्टीप्लाई होते हैं, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ये हमारा आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं, तो वहां से हमें क्वेश्चन से देखना है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें भाई साहब ये कह रहा है कि b बराबर कितना है, माइनस का a इनवर्स बी ए है हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को तो इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैट्रिक्स a से। तो इधर तो आ गया ए बी, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू ए इनवर्स बी ए। आपको पता है a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, माइनस का साइन तो देखो था ही, तो ए बी इक्वल्स टू ये माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी गुणा करो वही आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी बराबर माइनस का बी ए हो गया कि नहीं हो गया। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, नाउ ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ढूंढो कहाँ है, ये ऑप्शन बी आ गया। तो इस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं। बताओ बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, देखो ये रिजल्ट आ गया था, ए प्लस बी आ गया था, तो हमारा यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करके देखा कि भाई ऐसा तो कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, इसका मतलब कुछ न कुछ क्वेश्चन में है। तो हमने क्या किया, b बराबर ये हमें दे रखा था, b इक्वल्स टू माइनस
ए इनवर्स तो मैंने एक ट्राई किया कि भाई ए को मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि मेरा ए बी बराबर बी आ जाए। तो मैंने दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए से, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। ध्यान से देख लो इसका, यही आंसर आया था ना आपका भी। और करिए मेरे साथ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इन सॉल्विंग द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो एक तो है z बराबर, मैं मिनिमाइज करना है, ये तो होती है z बराबर 6x प्लस 10y। हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतने चीजें हैं। तो बेटा एक ग्राफ बनाते हैं इसका, यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, ठीक, देख लो फटाफट। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। पहले ये क्या कह रहा है, रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स, द रिडंडेंट कॉन्स्टेंट्स आर। इसका मतलब ही क्या हुआ, पहली बात तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो पार्ट जिसे हम हटा सकते हैं, वो पार्ट जिसे हम हटा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी पहला क्वाड्रेंट है। फिर कह रहा है x ग्रेटर देन 6, मान लो यहाँ पे 6 है, तो x ग्रेटर देन 6 ये वाला एरिया, इस लाइन का मतलब ये वाला एरिया। y ग्रेटर देन 2 दूसरा कोई ले लेते हैं, y ग्रेटर देन 2 मान लेते हैं ये, तो यहाँ पे ये एरिया ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर कह रहा है 2x प्लस वाई, x 0 लेंगे तो y 10 आ जाएगा, मान के चलते हैं y 10 यहाँ से का जाएगा, y 0 लेंगे तो x 5 आ जाएगा, तो 5 यहाँ से का जाएगा, ऐसे कोई लाइन आएगी। और ये भी ग्रेटर देन है, तो ये आ गया। अच्छा, अब आप सोचिए इसमें से कौन सी ग्राफ हम हटा सकते हैं। तो ये देखिए ये लाइन भी अंदर ही रह गई बेचारी, तो मेन जो शेडेड रीजन है वो तो सब में काम आने वाला, यही तो हुआ ना। और जो सब में शेडेड रीजन होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। देखो हमने क्या किया, सारे डायग्राम बना लिए, सारे लाइनें ली और उनका कॉमन रीजन लिया, तो हमारा आंसर तो यहाँ है। अब क्या कह रहे हैं, कौन सा एरिया है जिसका कोई काम नहीं है, ये जो एरिया है इसका तो कोई काम नहीं है। अभी किस किस को बता रहे, देखो ऑप्शन देखते हैं। x ग्रेटर देन 6 नहीं, ये तो काम आ रहा है, x ग्रेटर देन 6, y ग्रेटर देन 2 ये तो काम आ रहा है, y ग्रेटर देन 2 काम आ रहा है, x ग्रेटर देन 6 काम आ रहा है, 2x प्लस y ये काम नहीं आ रही लाइन, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। x ग्रेटर देन 0, हाँ ये भी कोई काम का नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। जिस पार्ट को हम रिडंडेंट का मतलब जो काम का नहीं है, जिसे एक तरह से रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेशन, तो एक तरह से जो रिपीट कर गया उसको काम में नहीं लेना है, तो हमारा आंसर तो यहाँ है, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो बेटा ये थे अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, 3-4 और हैं, वो आप थोड़ा सा ट्राई करना, मैं आपको आगे शेयर कर दूंगा, तो उनको आप एक तरह से खुद भी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगले लेक्चर में इनके और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तब तक के लिए मस्त आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।